हेलो एवरीवन। आज 9 जुलाई 2020 हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो पहला आर्टिकल है पेट्रोलिंग पॉइंट। तो मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो टॉपिक है व्हाट आर पेट्रोलिंग पॉइंट। तो पेट्रोलिंग पॉइंट क्या है? तो पीपी मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड एंड मार्क्ड ऑन द LAC दैट इज पेट्रोल विथ ए स्टिपुलेटेड फ्रीक्वेंसी बाय द सिक्योरिटी फोर्स। तो पेट्रोलिंग पॉइंट एक मार्क है LAC के इंडिया और चाइना दोनों के लिए। इस सिक्योरिटी फोर्स के लिए इस फ्रीक्वेंसी तक आपको पेट्रोलिंग करना है और चाइनीज़ इस फ्रीक्वेंसी तक जो है पेट्रोलिंग करनी है। ठीक है। तो LAC के चाइना साइड से PLA, ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी, और हमारी साइड से ITPBS इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स। तो ये हमारी साइड से LAC पर पेट्रोलिंग करते हैं। LAC और पेट्रोलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। So they serve as a guide to the location of the LAC for the soldiers, acting as an indicator of the extent of actual control exercised on the territory by India। ठीक है, क्लियर है। What are the significant? तो इसके क्या महत्व है? ठीक है। Regularly patrolling along this PP मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट enable the Indian side to establish and assert its physical claim about the LAC। तो पेट्रोलिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है कि आपकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर मौजूद होती है, फिजिकल क्लेम, ताकि किसी और साइड से आपके साइड में जो है कोई क्लेम ना कर सके। तो जो चाइना LAC की साइड से हमारी साइड में जो है क्लेम कर रही है और करती चली आ रही है। सम ऑफ द PP आर प्रोमिनेंट एंड आइडेंटिफेबल यूजिंग जोग्राफिकल फीचर्स सच एज ए पास और ए नाला जंक्शन दैट इज नॉट नंबर्ड। तो कंसर्न ये है कि चाइनीज साइड से पेट्रोलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं किया जाता है और हमारी सरकार हमारी साइड से भी जो है पेट्रोलिंग पॉइंट हम समझते हैं कि डिफाइन है, और इस वजह से चाइना हमारी टेरिटरी में आगे आता है और जब हमारी फोर्सेस उसको पुश करती है तो फिर क्लैशेस होती है। तो सवाल ये है कि पेट्रोलिंग पॉइंट जोग्राफिकली तरीके से इस तरीके से मतलब डिफाइंड चाइनीज साइड से नहीं है और हम समझते हैं कि डिफाइंड, तो ये इशू को खड़ा करती है। तो व्हाट आर दिस PP नंबर, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर, किस किस जगह पर पेट्रोलिंग करना है। एक पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर होता है, ठीक है। तो ओनली दोज PP विदाउट एनी प्रोमिनेंट फीचर आर नंबर्ड इन द एज इन द केस ऑफ PP14 इन गलवान वैली। तो गलवान घाटी में ये PP14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर फीचर्स प्रोमिनेंट किया गया है, ठीक है। तो ऑल्सो एक्सेप्ट फॉर डेप्सेंग प्लेन्स इन द नॉर्दर्न लद्दाख फ्रॉम द राकी नाला टू जीवन नाला डू नॉट फॉल ऑन द LAC। तो जो ये इलाका है डेप्सेंग प्लेन जो कि उत्तर लद्दाख में है, राकी नाला टू जीवन नाला, ठीक है, ये डू नॉट फॉल ऑन द LAC, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर नहीं आती, ठीक है। यानी कि ये फुल टू इंडियन टेरिटरी है, लेकिन चाइनीज़ PP क्लेम करती है, पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर नंबर्ड क्लेम करती है, जो डिस्प्यूट हमारे सेना के बीच में बराबर झड़पें चलती रहती है। दीज आर सोर्ट ऑफ द LAC ऑन द इंडियन साइड एंड द डोंट एग्जैक्टली कोइंसिडेंट विद द LAC। व्हाट इज द बॉर्डर चाइना मैंड? वेयर इज द बॉर्डर विद द चाइना मैंड? द PP आर नॉट पोस्ट एंड दस नॉट मैंड, ठीक है। पेट्रोलिंग पॉइंट ना चाइना साइड से मैंड है और ना इंडियन साइड से हम समझते हैं कि मैंड है, लेकिन चाइना जो है एसर्ट करता रहता है। अनलाइक ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल with Pakistan, the border with the China is not physically held by the army all along. They are just physical maker on the ground choosing for their location and have no defensive potential to tactical importance for the army। तो जो LOC के साइड में जो जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है, पेट्रोलिंग पॉइंट LOC के पाकिस्तान आर्मी को भी पता है और LOC पेट्रोलिंग पॉइंट इंडियन आर्मी को भी पता है, लेकिन चाइनीज साइड से ये फिजिकली तौर पर ये कोई डिफाइन इस तरीके से फिजिकली तौर पर जो वहाँ पर स्थिति है ये ना चाइनीज़ डिफेंड ना उसको एक्सप्लेन करती है और हमारे साइड से भी जो है ये चीज़ें मतलब हमेशा जो है डिफाइंड क्लियरली नहीं होता है। हम समझते हैं डिफाइंड है, लेकिन ये चाइना साइड से ये डिफाइंड नहीं होता है। तो ये साइड दोनों तरफ से तो डिफाइंड होनी चाहिए ना कि पेट्रोलिंग पॉइंट ये है आपका और ये है हमारा। तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट डिफाइन ना होने की वजह से ये क्लेसेस होता है। हालांकि भारत चाहता है लेकिन चाइना डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। दे आर जस्ट फिजिकल मेकर ऑन द ग्राउंड। तो ये बात है। तो ग्राउंड फिजिकल मतलब चूज़ कर लेते हैं कि लोकेशन की, और वहाँ पर जो है वो अपने पोटेंशियल टैक्टिकल इंपॉर्टेंस फॉर द आर्मी और वहाँ पर वो पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो बना लेते हैं। हाउ डज इंडिया एसेट इट्स क्लेम? तो द क्लेम एसेट बाय द आर्मी ज्वाइंट ऑफ आर्मी ITBP पेट्रोल, ठीक है, विद देयर मोर विजिबल प्रेजेंस इन दिस एरियाज। तो अभी तो बहुत ज़्यादा है प्रेजेंस। दिस इज डन बाय द फिजिकली विजिटिंग PP विथ ए हायर फ्रीक्वेंसी एज द डेवलपमेंट हैज मूव क्लोजर टू द LAC एंड ड्यू टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब भारत सरकार की उस जगह पर यानी कि LAC के पास कुछ डिप्लॉयड कर रही है, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ ध्यान वहाँ पर तवज्जो ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है ताकि आने वाले वक्त में ये हमारे लिए काम हो। तो ऑल्सो फिजिकल आइटम लाइक ए फूड विद द इंडियन मार्केटिंग एंड लेफ्ट बिहाइंड दिस विल इंडिकेट द चाइनीज आर्मी दैट द इंडिया वाज इन कंट्रोल ऑफ दिस एरियाज हु हैज़ गिवन दिस पेट्रोलिंग पॉइंट। तो देखिए 1975 से
He identified the high powered China study group starting from the 1975 when petroleum limit for Indian forces were specified. तो हमारी तरफ से तो स्पेसिफाइड है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ड ऑन द एलएसी आफ्टर द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द कंसेप्ट 1993 विच इज ऑल्सो मार्क ऑन द मैप विद द आर्मी इन द बॉर्डर एरियाज। तो हमारी साइड से हमेशा ये कोशिश की गई कि हम चाइना के साथ बॉर्डर को बिल्कुल डिफाइन कर ले, बिल्कुल एक्सप्लेन हमारा 1993 में भी ये हमने किया। बट द फ्रीक्वेंसी चाइना साइड से ये होता है कि वो अपना जो है हमेशा एसर्ट करती रहती है, कोशिश करती है कि वो हमारी टेरिटरी, यानी कि अभी देखिए इशूज़ क्या है, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि करेंटली क्या डिस्प्यूट है, मतलब किस किस जगह पर अभी चाइना जो है क्लेम कर रहा है, हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 to 13, ठीक है, यानी कि नंबर बताया जा रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 to 13 ये जगह है डेप्सांग सेक्टर, ठीक है। और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी, ठीक है, यहाँ पर। और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 17, ठीक है, और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A गोगरा एंड करेंटली बीइंग डिस्प्यूटेड बोथ साइड। तो ये दोनों साइड से ये चाइना, हालांकि इंडियन टेरिटरी है, मगर चाइना एसेट करके अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहा है। तो इन जगहों पर अभी हमारे फोर्सेस के बीच में जो है, चाइनीज़ फोर्सेस और हमारी फोर्सेस के बीच में जो क्लेसेस, इन पॉइंट पर भारत और चाइना के बीच में ये डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये दोनों बीच में दोनों साइड से स्टैंड ऑफ आर्मी है और ये पेट्रोलिंग पॉइंट पर दोनों अपने अड़िग है। तो ये सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस का। दूसरा आर्टिकल है डाटा। मेंस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सवाल है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आर एडवांसिंग सिटीजन एम्पावरमेंट एंड डेमोक्रेसी दैट वंस देयर स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को सशक्त किया है और डेमोक्रेसी को भी सशक्त किया है, डेमोक्रेसी को भी मजबूत बनाया है, लोगों के पावर को मजबूत किया है, संविधान को मजबूत किया है। लोग अपनी इच्छाओं को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनपुट है, कुछ जानकारी है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट को ट्वीट कर सकते हैं, सरकार को ट्वीट, किसी भी व्यक्ति के साथ आप जो है रिलेशन बना सकते हैं। ये पब्लिक को एम्पावर किया, डेमोक्रेसी को एम्पावर किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर किया, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग कोविड जो कि हालात अभी कोविड-19 की वजह से जो आधार कार्ड जो कि बैंक के अकाउंट से जो लिंक था डिजिटल ट्रांसफर किया गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पैसे भी पहुँचे और बहुत सारे लोगों को पैसे ना भी पहुँचे। तो ये था टेक्नोलॉजी इशू था, और भी कई सारे इशूज़ होंगे जिसके वजह से एक तो इनसे फ़ायदा उठाया गया बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज नंबर में लोगों को जो है पैसे ट्रांसफ़र किए गए सरकार के द्वारा, और एक बहुत बड़े नंबर टेक्निकल इशू के जरिए बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें भी हुई और वो पैसे निकाल नहीं पाए होंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ये एक दो बातें यहाँ पर, एक पॉजिटिव भी है और एक निगेटिव भी है। और जिन लोगों का पैसा फंस गया या फिर जिन लोगों की कह लें कि वो नहीं उनको मिला, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कह लें कि एक अच्छा फीलिंग नहीं होता है। तो गैप इन डिजिटाइजेशन, जिस तरीके से दुनिया में डिजिटाइजेशन है, लोग इंटरनेट से जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जिस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, 21वीं सदी के दुनिया को जी रहे हैं, उस तरीके से भारत में फिर भी कह लें कि बहुत काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें बहुत कह लें कि अब उतना उस तरह का हमारे देश में भी नहीं है। तो देखिए एक कमेटी 1972 में ये बिठाया गया था, दानदेकर कमेटी रिकमेंडेशन। तो इसका रिकमेंडेशन क्या था? नो इंटरनेटली इंस्टॉल ए कंप्यूटर विदाउट फर्स्ट जस्टिफाइंग इट यूज टू एम्प्लॉय एंड देयर ट्रेड यूनियन, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये कंसर्न होनी चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाएगा, प्राइवेसी का कंसर्न रहेगा और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑब्सोलेट अकाउंटिंग, तो यानी कि ये अकाउंटिंग होगी, जो इन्फॉर्मेशन जो गेन कर रहा है, जो इनको इन्फॉर्मेशन, जो अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। द फॉर्म ऑफ मैनर कीपिंग अकाउंट हैव मोर लेस रिमेन अनचार्ज सिंस इंडिपेंडेंस, मैनुअल ट्रांजेक्शन, मैनुअल पेमेंट ऑफ लेट, मैनुअली इंटर डाटा डिफरेंट। तो ये बातें हमने आपको बताई है। तो डाटा क्या है ना, डिजिटल अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एक्ट एक न्यू प्रोजेक्ट एंड लॉ ये रखा गया था, एडवाइस दी गई थी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल नंबर संविधान में कितने में बताया गया है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम ये होता है कि सरकार के जितने भी खाते हैं, सरकार के जितने भी खर्च हैं, सरकार जितना खर्च करती है और कितना, ये सब अकाउंट ऑडिट करने का काम जो है, सरकार के सारे ऑडिट करने का काम, इनको पब्लिक इसमें रिलीज़ करने का काम कैग करती है। और कैग जो है एक वॉच डॉग है और ये चेक भी करती है, चीज़ों को एनालिसिस भी करती है और सरकार के खर्च पर नज़र रखने का काम करती है कैग, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल नंबर कितने के अंदर कैग आता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। तो डाटा का देखिए क्या है ना कि एडवांटेज, बहुत सारा डाटा का एडवांटेज है, ठीक है। तो इससे एडवांटेज ये है कि आप डाटा रिकॉग्नाइज डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन, तो सिटीजन को तो एम्पावर करता है डिजिटली तौर पर।
यूटिलाइज प्रोवाइड सर्विस और डाटा यानी कि इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड ईजी हो जाता है। ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाटा इलेक्ट्रॉनिक, जितने सरकार के खर्चे हैं, जितने सरकार के रेवेन्यू है, सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर जो है डाटा के रूप में ही जो है बनाई जाती है। मशीन रीडेबल ग्रैनुलर, आप उसको मशीन पर अपलोड कर दे तो आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रीड कर सकते हैं, जब चाहे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको किसी को सेंड कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पर्पस लिंक, नॉट रिपोर्टेबल, रिलायबल, ऐसा नहीं है कि आप इरिटेट हो जाएं, बिल्कुल आसानी तरीके से एक्सेस कर सकते हो, सर्चेबल कि ढूंढ सकते हो। और जैसा कि पेपर वर्क नहीं है कि आप लिख दिए, भूल गए, मिट गया, हेरा गया, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब जब चाहें तब सर्च कर सकते हो। तो डिजिटली तौर पर जो है ये इतना कह लें कि एक बहुत बड़ा जो है कह लें कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर इस सदी में जो हम जी रहे हैं, एक काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डिजिटल। अदर एडवांटेज इंक्लूड रिकॉग्नाइज बजट ट्रांजेक्शन, बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है, जो है अगर लॉकडाउन है, चीज़ें अभी नहीं चल रही है, पेपर वर्क नहीं करना है, तो ये सब बातें हैं। ऑडिट ट्रेल बहुत ईजी है। डाटा विल इनेबल पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटर टू मॉनिटर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट लोकेशन फॉर द स्पेसिफाइड पर्सन। डाटा चीज़ों को पॉलिसी मेकिंग में भी सरकार को, लेजिस्लेटिव को भी हेल्प करती है काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। और फिर डाटा ये भी मॉनिटर करती है कि एक डाटा सरकार जो इशू करे, जो चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो दे, तो वो डाटा भी जो है पब्लिक इशू में बहुत एफोर्डेबल होती है, ईजी होती है एक्सेस करने के लिए पब्लिक के लिए, ठीक है। और एक डाटा ये होती है जो गवर्नमेंट के पास होती है, लोगों की डाटा, वो डाटा पॉलिसी मेकिंग में सरकार को मदद करती है। तो चैलेंजेस इसकी कई है। सबसे बड़ी चैलेंजेस कि जब आप डाटा लेते हैं, सरकार जब अथॉरिटी को ये अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो डाटा को उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हर एक घंटा 17 हमारे यहाँ साइबर अटैक हो रही है, हर एक घंटा 17 केसेस रिपोर्ट की जाती है साइबर अटैक की, तो एक बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है। तो दिस हैज़ सॉइल्ड IT सिस्टम विद डिस्प्ले डाटाबेस दैट लैक मॉडर्न डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ ऑर्गेनिक लिंकिंग लाइक API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो डाटा को बहुत ज़्यादा जो है सीरियस इशू है। तो दिस रिजल्ट इन कंसर्न फॉर फिजिकल डाटा बिंग इनकम्पेरेबल एज बेसिक सैलरी एक्सपेंडिचर अक्रॉस स्टेट ऑब्स्कर लार्ज, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो मिस क्लासिफिकेशन ग्रांट इन एड कैपिटल एक्सपेंडिचर बुकिंग अंडर द सस्पेंस एड विद द डाटा इज पॉसिबल टू कैप्चर रिकॉर्ड रिपोर्ट पब्लिश एनालाइज डाटा। तो ये काफ़ी सारे मतलब डाटा से जो है फ़ायदे हैं। डाटा बहुत रिक्वायरमेंट, तो बातें की रिक्वायरमेंट है डाटा की। तो मैंडेटरी एंड कॉमन डाटा स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट इज़ रिसीविंग गवर्नमेंट फंड फॉर ऑल। तो आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट फंड है, आप डाटा के जरिए आप उसको अच्छे से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाते हैं, आपको एक प्लेटफार्म के जरिए आप चीज़ों को समझ पाते हैं और फिर आप ले पाते हैं। सिंगल सर्चेबल वेबसाइट, जहाँ एक वेबसाइट पर आपके कई सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आप बहुत ईजिली वे में जो आप ले पाते हो, ठीक है। दीज नीड 3 एलिमेंट 100%। तो सवाल ये है कि मतलब डाटा तो के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, डाटा कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो लेकिन अब समझना ये है कि डाटा किस तरह का वे फॉरवर्ड, हमारे स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। देखिए, आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई न्यू नंबर पे आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वहाँ पर आप लिखाता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो आपने मैसेज किया वो मैसेज लॉक हो गया है, ठीक है, और वो मैसेज कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। जिस नंबर पर आपने मैसेज भेजा उस नंबर पर ही पढ़ने के लिए वो मैसेज लॉक है। जब वो ऑनलाइन होगा तभी वो मैसेज पढ़ पाएगा, और वो स्पेशली लॉक है इन टू इन इंक्रिप्शन, यानी कि उन दो व्यक्तियों के बीच में तीसरा कोई और व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो इन टू इन इंक्रिप्शन है। तो डाटा जितना भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर, ये इन टू इन इंक्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ताकि वो सिस्टम से हैक ना किया जा सके, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट करना पड़ेगा, ये भी रिबिल्ड करना पड़ेगा, आप इसको पढ़ लें, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल से यहाँ पर है चीज़ें, मैं ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट करनी है। तो हिंदू का आर्टिकल है ये। तीसरा आर्टिकल है इंडिया चाइना ट्रेड पैटर्न्स, ठीक है। मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सवाल है कि ट्रेड इज़ नॉट बेस्ड ऑन नैरो नेशन कॉम्परेटिव एडवांटेज एंड ए कंट्री कैन साइमल्टेनियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट द सेम आइटम। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक देश से जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हैं वही क्या होता है ना कि वो देश भी आपको वही चीज़ें इंपोर्ट करता है, कई बार ऐसा होता है। तो देखिए 1948 में बनाया गया था गेट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड। इसका काम क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करना है, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाना है, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, और ये काम करना है। और WTO फिर उसका फिर नेक्स्ट वर्जन है, गेट का नेक्स्ट वर्जन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 1954 में ये एग्रीमेंट हुआ था। आउटसाइड द सोशलिस्ट ब्लॉक इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो भारत पहला ऐसा देश हुआ करता था 1954 में चाइना के साथ हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और भारत पहला ऐसा देश था जो डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ संबंध बनाने वाला पहला देशों में था, एक्सेप्शनल पाकिस्तान, ठीक है। फॉलो दिस इंडिया 1954 इंटर ट्रेड एग्रीमेंट PRC। तो हमने पीपल रिपब्लिक चाइना के साथ 1954 में ट्रेड एग्रीमेंट किया था। तो इक्वल म्यूचुअल बेनिफिट कि दोनों को कोशिश की जाएगी कि समान तौर पर बेनिफिट पहुंचाया जाए, भारत चाइना को बेनिफिट पहुंचाए, चाइना भारत को बेनिफिट पहुंचाए। 1954 ये ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हुआ था।
तो दिस वाज ए नैरो ट्रेड एग्रीमेंट डिड नॉट डील विद द क्रॉस बॉर्डर लेबर कैपिटल मूवमेंट इन करंट टाइम। तो देखिए ये पूरा ट्रेड एग्रीमेंट जो था ये पूरे फुल टू डिफाइन नहीं था कि हम किस किस चीज़ को जो है आपस में ट्रेड कर पाएंगे, जैसे कि लेबर कैपिटल कर पाएंगे, ठीक है, और क्रॉस बॉर्डर लेबर, ठीक है, समझ रहे बात, यानी कि हमारी लेबर चाइना जा पाएगी और वो उसके उनको जॉब वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें मतलब वो जो तो लिबरेशन के बाद तो ऐसा हो गया 1991 के बाद, लेकिन उसमें वो चीज़ें डिफाइन नहीं थी, काफ़ी मतलब अनडिफाइंड ट्रेड एग्रीमेंट था। तो इसके प्रिंसिपल क्या थे, मतलब क्या चाइना जो है क्या चाइना साइड से हमें क्या एक्सपोर्ट किया जाता था और हम क्या जो है चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। चाइना हमें एक्सपोर्ट करता था सीरियल्स, मशीनरी, मिनरल्स, सिल्क एंड सिल्क पीस गुड्स, एनिमल प्रोडक्ट, पेपर एंड स्टेशनरी, केमिकल्स, वायर्स, मिसलेनियस आइटम। तो ये सब सारी चीज़ें चाइना हमें एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। और इंडिया वॉज अलाउड टू एक्सपोर्ट, भारत चाइना को एक्सपोर्ट करती थी ग्राम, राइस, पल्सेस, कैनाइट, अनमैन्युफैक्चर्ड टैबाकू, रॉ मटेरियल, अनफैक्चर्ड टोर्स, वुड एंड टिम्बर, हाइड्स एंड स्किन, केमिकल व्हीकल्स एंड मिसलेनियस। तो आप चीज़ें गौर कर रहे होंगे कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को अनमैन्युफैक्चर्ड चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, और चाइना जो भारत को एक्सपोर्ट कर रही है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है। मतलब समझ रहे हैं बात, यानी कि चाइना रॉ मटेरियल भारत से ज़्यादा खरीदने की तरफ कोशिश कर रहा है, जबकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे चाइना को ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट जो था अनइवन था और इससे जो है वन साइडेड चाइना को ही फायदा हुआ ऑल द टाइम, भारत को इससे ज़्यादा उतना फ़ायदा नहीं हुआ। और चूँकि खास तौर से बात ये थी कि उस टाइम जो भारत को चाइना सपोर्ट कर रहा था अवेलेबल था, भारत उस चीज़ से बिल्कुल अवेलेबल था, उस चीज़ की आवश्यकता उतनी नहीं थी, जबकि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट उसी तरीके से था कि सेम चीज़ जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही हमको वहाँ से भी जो हमको वही एक्सपोर्ट किया जा रहा है जो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात की जा रही है कि यहाँ पर ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच ये बिल्कुल भी एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं था कि जो ट्रेड पैटर्न जो हमारा जो अभी ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ हमेशा रहता है कि चाइना को हम बहुत ज़्यादा चाइना हमें बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, चाइना बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करती है लेकिन इंपोर्ट नहीं करती ज़्यादा, जबकि हम बहुत ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। तकरीबन $68 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, $68 बिलियन, ठीक है। तो ये था आर्टिकल आज का 9 जुलाई का। आई होप आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।